चल कितना सही है ना, जो कलर चाहिए वो कलर मिल जाएगा, है ना। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है। सो हम लोगों ने रेस्पिरेशन में क्या क्या देखा था पहले की रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या होता है, फूड से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन का, राइट। कौन सा लिविंग बीइंग है जो ये काम नहीं करता है, फंगी, अमीबा, सब करता है। रेस्पिरेशन एकदम एसेंशियल प्रोसेस, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग विदाउट एक्सेप्शन। बिना एनर्जी के कौन सा लिविंग बीइंग सरवाइव करेगा भाई, राइट। सो एवरी सिंगल लिविंग बीइंग परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे जैसे भी करे लेकिन करता है, राइट। अब ये दो टाइप का होता था, एरोबिक और एनारोबिक। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फूड के रूप में किसको यूटिलाइज करता है सेल, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ना मिले तब कुछ दूसरा ढूंढा जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज ही होता है। अगर अब ग्लूकोज को बर्न किया गया, राइट, किसके प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस यानी O2, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऐसे क्यों काम कर रहा है आज, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल क्या क्या रहेगा, ग्लूकोज, राइट, और ऑक्सीजन, एंड दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 और 38 ATP, अडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, राइट। ATP क्या है, एनर्जी का ही करेंसी है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हुई। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट यही रहेगा, यानी कि रॉ मटेरियल यही रहेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, राइट। प्लांट सेल्स में अगर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इट विल गिव एथेनॉल, फॉर्मूला OH, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 ATP मिलता है, एनारोबिक में मात्र 2 ATP, राइट। अगर यही प्रोसेस प्लांट सेल या प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल सब में इसी तरीके से होगा। अगर किसी एनिमल सेल में होता है, किसी मसल सेल में होता है, तो रॉ मटेरियल वही रहेगा ग्लूकोज, लेकिन प्रोडक्ट बदल जाए, विल बी लैक्टिक एसिड, राइट, प्लस 2 ATP। यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट करेगा और मसल क्रैम्प्स काउंट करता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग पिछली बार भी बोला था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज नहीं है, दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। करेक्ट। रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है, ब्रीदिंग उसका एक स्टेप है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट्स इट।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ही मिलाकर ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन यानी सांस लेना, ठीक है, और एक्सहेलेशन यानी सांस वापस छोड़ना। इनहेलेशन में हम लोग जनरली ऑक्सीजन एक इनटेक करेंगे और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है। इसी दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, राइट। हम लोग बचपन से सुनते आए होंगे बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, राइट। लेकिन मान लिया जाए कि आपको ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, राइट, या ऑक्सीजन है ही नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे जगह पे छोड़ रहा हूँ जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऐसा कहाँ हो सकता है? अरे स्पेस में कुछ नहीं है भाई, करेक्ट, टॉप ऑफ माउंटेन, फैंटास्टिक। ऊपर जाते हैं ना एल्टीट्यूड पे के साथ, जब हाइट बढ़ती है तो करेक्ट, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सारे एयर के सारे गैसेस घटते हैं, एयर का प्रेशर ही घट जाता है, ठीक है। बट ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा ऑब्वियसली, राइट। नाइट्रोजन भी कम मिलेगा, बट हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, करेक्ट, राइट। और कहाँ ऑक्सीजन कम मिल सकता है? अगर हम लोग किसी डीप वेल में जाए, कुएं वुए में जाए, ठीक है, उधर क्या होता है कि उधर जो थोड़े भारी गैसेस होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, राइट। कभी न्यूज वगैरह में सुनते हो कि कोई लेबरर, लेबरर नहीं, जो उनको हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो क्लीनर्स हैं, वो मैनुअल वगैरह में घुसते हैं अंदर सफाई वफाई करने, राइट, एंड दे ऑफन डाई इन द प्रोसेस, ठीक है। रीजन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ना, मतलब लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से ये इलीगल है, ठीक है। किसी इंसान का, जिंदा इंसान का खुद उस कीचड़ में या जो भी वो है, राइट, उसमें घुस कर उसको साफ करना इज इलीगल, ऐसा करवाना कानूनन अपराध है, राइट। ये वाला लॉ आई थिंक 2014 में आया था। ऐसा क्यों होता है? जब तुम लोग थोड़े और बड़े होगे ना, तो एसएसटी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मैनुअल स्कैवेंजिंग का, ठीक है, कभी सुना है ये टर्म? नहीं, स्कैवेंजर तो सुना होगा यार, वो क्या होता है? हाँ, तो मैनुअल स्कैवेंजर क्या होंगे? ऐसा इंसान जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाएगा, हुँ? साफ करेगा, राइट। स्कैवेंजर्स को, जो स्कैवेंजर्स है एनिमल्स वाले स्कैवेंजर्स, जैसे वल्चर्स, क्रो, जैकल, ये सब, उनका फायदा क्या है? क्यों वो जरूरी है नेचर के लिए? करेक्ट, दे आर क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो भी डेड बॉडीज या जो भी गंदगी जो फैलेगा, उसको वो साफ करने का काम करते हैं। तो जो इंसान, जो लोग ऐसे ही सफाई करने का काम करे, उनको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं, राइट। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक था ना कि इस काम में जनरली जनरली क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज उन लोगों को लगाया जाता था ना जो कि नीची जाति के होते थे, ठीक है। नीची जाति यानी जिन कास्ट को, जो बैक, हाँ, लोअर का, जो बैकवर्ड का, जिसको सोसाइटी मानती है, राइट। आ रही है बात समझ में? तो अब जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो हम लोगों ने तो लॉ में सिद्ध कर दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिविक्स वगैरह कुछ कुछ पढ़ा होगा ना, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सब बराबर है, ठीक है। लेकिन ये तो लॉ में लिख दिया गया ना, असली में इंप्लीमेंट थोड़े हुआ है, राइट। तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को आज तक थोड़ा मोड़ा ऑपरेट करते ही है, थोड़ा मोड़ा क्या, आज भी ये सब चलता ही है। पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी ये चीज चलता है। अब ये चीज हम लोग को शहरों में उतना नहीं देखने को मिलेगा, राइट, लेकिन गाँव में अभी भी बहुत सीवियर सिचुएशन, राइट। तो इस काम में, मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में किसको लगाया जाए? जो पहले जो सेठ बनिया ये सब जो जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो सब तो नहीं करेंगे, राइट। किसको लगाया जाएगा? जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर दिया गया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एकदम प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग शुड बी एरेडिकेटेड, कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्री, राइट। तो सफाई कैसे होगी? मशीन्स को लगाएंगे, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है ना कि अगर तुम लेट्स से यूरोप में जाओ या चाइना वाइना में भी जाओ, तो उधर क्या करते हैं कि एक तो काम दम ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड रहता है,
लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे रहते हैं ना जहां पे बिना इंसान के काम नहीं होगा, राइट? वहां पे जाना ही पड़ेगा इंसान। अरे मशीन कितना करेगा, उसका अपना अक्ल उतना नहीं है ना, ठीक है? उतना इंटेलिजेंट होने में उसको थोड़ा समय लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तुम लोग सुनते ही होगे, राइट? सो अभी भी उसको एकदम चरम सीमा पे आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, राइट? हर जगह इंसान नहीं जा सकता, मतलब मशीन्स काम नहीं कर सकते, कहीं कहीं भी इंसानों को जाना ही पड़ता है। तो वहां वो लोग कैसे जाते हैं, एकदम प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट पहन के, जैसे कोविड में था ना पीपीई किट, राइट? सब कुछ एकदम प्रॉपर, मास्क वगैरह। और इतना ही नहीं, जो लोग इस काम में भर्ती होते हैं, जिनको ये सब करना होता है ना, करने के पहले उनकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, राइट? कुछ महीनों की, 1-2 महीने की, कि जो लोग, जिनको ये काम सौंपा जाएगा, वो इनके लिए सूटेबल है कि नहीं है, राइट? उधर तो कास्ट वास्ट का उतना इशू नहीं है, राइट, यहाँ के जैसा, राइट? ये सारा चीज इंडिया में भी लॉ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन फॉलो नहीं होता, ठीक है? जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है, वो मैनहोल वगैरह में अभी भी तुम देखोगे, कहीं कई जगहों पे मैनहोल वगैरह साफ होते रहते हैं, राइट? तो कौन करता है, लोग ही जाते हैं अंदर, ठीक है? वो अंदर जाते हैं और कई बार वापस नहीं आते, ठीक है? हाँ, या आते हैं तो मतलब जिंदा नहीं आते। रीजन, अंदर में वो जो दुनिया भर का कचरा है, राइट, वो सुगंध तो फैला नहीं रहा होगा, राइट? वो इट मस्ट बी रिलीजिंग गैसेज, वेरी हार्मफुल गैसेज, राइट? और अंदर में ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट? तो वो लोग अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन कम मिलेगा, और दूसरे गैसेज जो कि ज्यादा हार्मफुल है, वो ज्यादा जाएंगे बॉडी में, राइट? एंड दे सिंपली डाई। करेक्ट, ऐसा होना चाहिए, होता नहीं, ठीक है? अरे भाई, जो लोग ये काम करते हैं ना, उनको तुम गेस करो कितना सैलरी मिलता होगा ये काम करने के लिए। एक 1 लाख। भाई क्यों पढ़ रहा है यार तू? अगर मान लो वो एक बार काम करने जाएंगे ना, ठीक है, तो अब ऐसा तो लॉ के हिसाब से शायद मिनिमम वेज, मतलब कोई भी लेबर को जो मिनिमम वेज है कि वो देना ही देना है, वो शायद 300 रुपए से 350 रुपए के आसपास का है। कि इतना, अगर कोई घर वर बन रहा हो ना आसपास, या तुम्हारा घर वर कभी बने तो देखना, कुछ तो एक मिनिमम अमाउंट है, 300-400 रुपया ऐसा कुछ, कि इतना मिनिमम एक दिन का होना चाहिए, ये लॉ बोलता है, राइट? लेकिन जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार समझते हो ना, घर वर बन रहा हो तो देखना, सब लेबर सब काम करेगा, एक आदमी आएगा ऑर्डर देने, ठीक है, डेली आगे एक एक विजिट मारेगा, राइट? ही इज ठेकेदार, राइट, कॉन्ट्रैक्टर। वो इंसान है जिसको कि आप कॉन्टैक्ट करेंगे। अब मान लो घर बनाना तो 75 काम होता है ना उसमें, तो सबको थोड़े कॉन्टैक्ट करेंगे जाके हम लोग। मैं एक इंसान के पास जाऊंगा कि भाई मेरे को एक घर बनाना है, राइट? अब उसमें जितने भी टाइप्स के लेबरर्स की जरूरत है, उसको वो अपना लेकर आएगा, सो ही इज कॉन्ट्रैक्टर, राइट? तो वो, अब मान लिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया 600 रुपया, कि भाई 2 लेबर है, आप दोनों को 300-300 रुपया दे देना, ठीक है? 600 रुपया में वो 200 रुपया खुद रख लेगा, राइट? और बाकी दोनों को 200 रुपया देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ईमानदार है तो 300-300 रुपया दे देगा, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो कहने का मतलब कि जो लेबरर्स हैं उनको मिनिमम कुछ मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलता नहीं होगा। और जो ये सब काम करते हैं ना, उनको एक बार काम करने का मुझे नहीं लगता है कि 10-20 रुपए से ज्यादा मिलता हो, राइट? मात्र, ठीक है, और उसी में उनको गुजारा करना होता है, राइट? ऐसा लॉ नहीं बोलता है, लॉ बोलता है कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इंटरेस्ट में उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि उनको मतलब करना ही पड़ता है, राइट? जो जो लोग कचरा वचरा चुनते हैं ना, तो वो दिन भर काम करते हैं, उनको कितना रुपया मिलता हो? 3 रुपया मिलता है, 2 रुपया मिलता है, इस तरीके से, राइट? अच्छा, तुम लोग उठा देते हो उतना, है ना? ठीक है, उसी में उनको अपना फैमिली चलाना है, सब कुछ करना है, राइट? ठीक है, सो इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से इसको बैन कर दिया गया था, बट आज भी चलता है, ठीक है? अरे
एज पर द रूल तो मिलता ही है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता होगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा ही होता है, कई जगहों पे लोग सही से काम करते होंगे, राइट, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा नहीं होता है, राइट। और उससे भी ज्यादा मजे की बात ये है कि जो लोग ये काम करवाते हैं ना, ठीक है, अब मान लिया कि मैंने कोई किसी से ये ऐसा कुछ काम करवाया सफाई वफाई, ठीक है, बोले कितना दे, वो बोलेगा, वो उसने लेट से बोला 30 रुपये, राइट, लेट से 30 रुपये तो बहुत कम अमाउंट है, राइट। लेकिन लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि उसने मेरे से 30 रुपया मांगा तो मैं बोलूंगा 30 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इतना तो नहीं होता है, राइट, हम देंगे 20 रुपया, ठीक है। ऐसा करते ही हम लोग, बार्गेनिंग तो हम सब करते हैं, राइट, करते हैं ना। मैं नहीं करता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। मैं सब्जी वाले के पास भी जाऊंगा ना, वो बोलेगा 20 रुपया, तो हम बोलेंगे कम नहीं कीजिएगा, वो बोलेगा नहीं, हम बोले ठीक है, लीजिए 20 रुपया, राइट। राइट, मम्मी करवाती है बार्गेनिंग, जबरदस्त है ना। ठीक है, चलो ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग कि ब्रीदिंग में क्या होता है, 2 स्टेप्स होंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन ब्रीथ इन करेंगे और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रीच आउट करेंगे, राइट। सो अब जो हम लोग पढ़ते थे कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो इसी कारण से पढ़ते थे या सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो 2 मिनट तो काम चल जाएगा, राइट, 2 मिनट तो जिंदा रह सकते हैं ना। अपना नाक बंद करके देखो, ट्राई मत करना, ठीक है। सांस फूलने लगी? नहीं फूल रही है? हाँ, नहीं फूल रही। नाक बंद करने बोले, लेकिन मुंह से तो सांस ले सकते हैं। आपके चरण कहाँ है प्रभु? सर बोल दीजिएगा। चलो ठीक है, हम लोग मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते हैं नॉर्मली ऑन एन एवरेज। अब ट्राई करने की जरूरत नहीं है झूठ मूठ का, तुम 10 सेकंड भी करोगे तो सांस फूलने लगेगी, बॉडी आपको बताने लगेगा कि हाँ भाई तुम कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, राइट। तो ऑक्सीजन के बिना हम लोग 2 ही मिनट जिंदा रह सकते हैं ना। ऐसा क्या कर रहा था ऑक्सीजन? एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहा था। ऑक्सीजन अब नहीं मिल रहा है तो सेल्स रेस्पिरेशन ही नहीं कर पा रहे, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल्स काम करना बंद कर देंगे, सेल्स काम करना बंद कर देंगे, टिश्यू काम करना बंद कर देगा, टिश्यू काम करना बंद कर देगा, फिर ऑर्गन, फाइनली बॉडी, राइट। मिस्टर यमराज देखेंगे ऊपर से, लंबोदरी लेके पहुंच जाएंगे, राइट। और ये मत सोचना कि बगल में एकदम अच्छा से बिठा के लेके जाएंगे, डिक्की में डाल के लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, राइट। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? क्या हो रहा है? कुछ तो बदला बदला लग रहा है यार। सर उसको चेंज किया सर, बैक उससे क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी लैग नहीं तो वो टच इसको ना एक बार रिबूट करते हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा काम हो रहा है इसके लिए हमारे बॉडी में प्रॉपर एक सिस्टम है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, लेकिन एक्चुअली में करवा के रहे, ब्रीदिंग करवा रहे, राइट। वो ब्रीदिंग आगे जाके रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, राइट, लेकिन नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नाम है तो है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक जैसा तो होता नहीं है, राइट। जो एनिमल्स पानी में रह रहे हैं, फिशेस वगैरह, उनके पास गिल्स होता है,
गिल्स देखा है ना, मछली का जो कान वाला एरिया होता है, अब वैसे उसका वो कान नहीं होता है, राइट। हाँ, उसके फिन्स को उठा के देखेंगे, एक फ्लैप होता है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, उसको उठा के देखेंगे तो एकदम रेड कलर का एरिया दिखेगा, राइट। रेड कलर का एरिया क्यों? क्योंकि वहां पे ना ब्लड सप्लाई बहुत रिच होता है। ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि गिल्स के थ्रू ही पानी अंदर जा रहा है ना, तो गिल से पानी अंदर जाता है मछलियों के बॉडी में। पानी में क्या है? ऑक्सीजन है। तो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें उस पानी से ऑक्सीजन निकलकर चला जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो निकलकर बाहर आ जाता है, ठीक है, राइट। तो एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होते हैं। जो टैडपोल होता है, टैडपोल, फ्रॉग का टैडपोल, उसके पास भी गिल्स होते हैं, लेकिन जब टैडपोल बड़ा होता है तो लंग्स आ जाते हैं, राइट। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म, स्किन से होता है। अर्थवॉर्म कब कब हम लोग को दिखाई देता है? किस मौसम में? मॉनसून, जब बारिश होती है तब वो बाहर निकलता है। गर्मी में देखा है? नहीं। रीजन इज कि अर्थवॉर्म का जो स्किन है ना, उसका जो बॉडी सरफेस है वो हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए, पानी से भीगा हुआ होना चाहिए, चिपचिपा नहीं, मतलब पानी से कवर्ड होना चाहिए। रीजन, जो ऑक्सीजन होता है वो तो पानी में घुला ही हुआ रहेगा ना। अर्थवॉर्म का जो स्किन है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है, हमारे जैसा। उसके लिए लंग्स चाहिए, राइट। वो उसी ऑक्सीजन को ले सकता है जो कि पानी में हो, डिजॉल्व हो, राइट। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अर्थवॉर्म का स्किन हमेशा भीगा हुआ हो, मॉइस्ट हो, राइट। अब गर्मी में अगर वो आएगा तो उसका पानी तो वेपराइज हो जाएगा ना, अर्थवॉर्म सूख जाएगा और मर जाएगा, राइट। इसीलिए गर्मी में वो लोग निकलता ही नहीं है, वो लोग अंदर हाइबरनेशन में रहता है। हाइबरनेशन में भी नहीं रहता है, मतलब मिट्टी के अंदर रहता है जहां पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट उसको मिला हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है तब अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, राइट। अंदर भी नहाना है, बाहर भी नहाना है, तो बाहर ही आ जाता है, राइट। अब बाहर भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ, करेक्ट। देख, जो टैडपोल होता है ना वो गिल से सांस लेता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग होता है उसी का एडल्ट वर्जन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऑफ टर्निंग अ टैडपोल इनटू अ फ्रॉग। नो, नहीं, लाइफ साइकिल नहीं बोलते। हम्म अब मस्त काम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल से अगर एडल्ट फ्रॉग बन जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? या ये भी छोड़ो ना, सिल्क मॉथ से वो बटरफ्लाई टाइप का बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। फैंटास्टिक, इट्स नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस, मॉर्फ का मतलब होता है बॉडी, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में चेंज आना, इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो टैडपोल कन्वर्ट हो गया फ्रॉग में, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो टैडपोल होता है वो कंप्लीटली एक्वेटिक होता है, वो पानी के बाहर सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन फ्रॉग तो एम्फीबियन है, राइट, वो मस्त बाहर अंदर कहीं भी चलेगा। लेकिन हम लोग फ्रॉग्स को पानी के बाहर बहुत कम देखते हैं, पानी के अंदर ही मिलता है। बारिश में वो अपना गाना भी गाता है, बहुत बेसुरा गाता है लेकिन गाता है, राइट। रात में शाम में ना किसी खेत वेत के आसपास सुनना, एकदम सॉलिड सुनाई देगा, एकदम क्लियर सुनाई देगा, राइट। तो ऐसा क्यों है कि फ्रॉग एम्फीबियन होने के बावजूद भी अपना मैक्सिमम टाइम पानी में स्पेंड कर रहे हैं? द रीजन इज वही जो अर्थवॉर्म का रीजन है। जो टैडपोल है ना, ये गिल्स से ब्रीथ करता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रॉग है ये स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीथ करता है, ठीक है। तो इसका फंडा ये रहता है कि भाई जब पानी के अंदर रहेंगे तो स्किन से ब्रीथ करेंगे, जब बाहर आएंगे तो लंग से सांस लेंगे, राइट। तो अब फ्रॉग जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम पानी में स्पेंड कर रहा है, वहां वो स्किन से ले रहे हैं, राइट। तो अब उसका स्किन और फ्रॉग भी जाता है मतलब मिट्टी विट्टी के अंदर मॉइस्ट एनवायरनमेंट खोजने, राइट। तो फ्रॉग प्रिफर करता है कि उसका मोस्ट ऑफ द ब्रीदिंग स्किन के ही थ्रू हो जाए, राइट। लंग्स को वो उतना यूज में नहीं लाता है, राइट। लेकिन हाँ, जब बाहर आएगा तो लंग्स को यूज करेगा, ठीक है। क्रिकेट भी करता है, फ्रॉग भी करता है, हाँ।
तो मिट्टी के अंदर नहीं जा सकता है, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? भाई तुमको पता है बियर्स भी जाते हैं हाइबरनेशन में, भालू, फ्रॉग जी अंदर चले जाते हैं, ठीक है। खरगोश कैसे चला जाता है? वो अपना बड़ो बनाता है ना। हाइबरनेशन बोलते ही हम लोग उस स्टेज को है जहां पे बॉडी का एक्टिविटी बहुत कम होता है, तो उसका ऑक्सीजन वगैरह का डिमांड ना बहुत घटा हुआ रहता है। तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है ना, उस मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है उसको ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनका जो स्किन है, बॉडी सरफेस है, वो मॉइस्ट हो, ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई दे डोंट कम आउट इन द समर, राइट, ठीक है। तो कौन? करेक्ट, लेकिन रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, तो हम लोग का बॉडी रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है, उसमें भी तो एनर्जी लगेगी ना। तो मतलब जितना जरूरत है उतना लेंगे, ऐसा बहुत कम भी नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं लेते, राइट। खैर, फिशेज किससे रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं? गिल्स। फोकस हियर एवरीबॉडी, फिश गिल से ब्रीथ कर रहे हैं। अभिनव, और इसका तो बता ही दिया। देन इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? स्पाइरेकल्स। उनके बॉडी में दोनों साइड ना बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसी से मस्त अपना एयर इंटर करता है, अनअसेंबली ब्रीथ। अरे हमारे पास भी नॉस्ट्रल्स है ना भाई, राइट, तो उनके भी बॉडी में बहुत सारे नॉस्ट्रल्स होते हैं एक तरीके से। कॉकरोच के पास 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं, 10 इस साइड 10 इस साइड, ठीक है। उसी के थ्रू एयर इंटर करता है और अपना मस्त ब्रीथ होता है, ठीक है। मैमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैसे करेंगे? नोज से, लंग्स से, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, हमारे पास लंग्स होता है, राइट। ये समझने में कोई तकलीफ? ठीक है। अब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, राइट। हमारे में एयर इंटर कर रहा है नॉस्ट्रिल से। कितने नॉस्ट्रिल्स है हमारे पास? 2। नोज कितने हैं हमारे पास? 1। करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, इसको नोज बोलते हैं, ठीक है। अब नॉस्ट्रिल में एयर गया, उसके बाद कहां जाएगा एयर? ओइसोफेगस, फैरिंग्स में। फैरिंग्स के पहले भी कुछ होता है, ब्रोंकस फैरिंग्स के पहले होगा। फूड नेजल कैविटी, फैंटास्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डायग्राम बताया था तो बक्कल कैविटी के ऊपर था नेजल कैविटी, राइट। तो हम लोगों ने नॉस्ट्रल से एयर इंटर करवाया, उसके बाद एयर कहाँ है? नेसल कैविटी में है। हमारे बक्कल कैविटी, माउथ का जो अंदर का स्पेस है, उसके जस्ट ऊपर एक और स्पेस है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि चावल वगैरह खा रहे और वो फंस जाता है, जोर से छींकते हैं और वो नाक से बाहर आता है और उसको फिर खा भी लेते हैं, नहीं? हाँ, राइट। तो वो जो अंदर में जो स्पेस है वो क्या है? वो नेजल कैविटी ही है ना, राइट। तो एयर नॉस्ट्रिल से के बाद कहां जाएगा? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में एयर ऐसे ही आराम फरमाने नहीं गया है, वहां पे उसका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। मतलब आपके बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, कितना है नॉर्मल? 37 डिग्री सेल्सियस। जो एयर बाहर से आया है उसका टेम्परेचर भी 37 हो, ये तो जरूरी है नहीं, राइट। हम चले गए कश्मीर, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा एयर का टेम्परेचर? नहीं। चले गए सहारा डेजर्ट, अब राइट 98 डिग्री सेल्सियस, उबल जाओगे उतना, ठीक है, राइट। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो एयर बाहर है या जो हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो। तो नेजल कैविटी में ना इसी को बैलेंस किया जाता है, राइट। कैसे बैलेंस किया जाता है? वहां पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होता है, ब्लड का एकदम रिच सप्लाई होता है। तो ब्लड क्या करता है? अगर एयर गर्म आया है, मतलब विद हायर टेम्परेचर आया है, तो उससे कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर उसको ठंडा कर देगा। अगर एयर ठंडा आया है ऑलरेडी तो हीट ऐड कर देगा, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओरल ब्रीदिंग इज नॉट अ गुड थिंग। मुंह से सांस लेना सर
इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन ओरल वाले में तो होगा नहीं, वो तो सिर्फ नेजल ब्रीदिंग में ही होगा ना, ठीक है? हाँ, जो भी है, इसीलिए हम लोग को नाक से ही सांस लेना चाहिए, राइट? लेकिन हम लोग ठंड के मौसम में क्या करते हैं, नाक हो जाता है ब्लॉक, करते हैं, राइट? या सीवियर एक्सरसाइज के बाद, थकने के बाद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का डिमांड बढ़ा हुआ है और नाक वाले से काम चल नहीं रहा, राइट? लेकिन नॉर्मली हम लोग को नेजल ब्रीदिंग प्रीफर करना चाहिए, ओरल ब्रीदिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? रीजन सबको समझ में आ गया? चलो, नेजल कैविटी के बाद कहां जाएगा? फैरिंक्स। फैरिंक्स वो जगह है जहां से करेक्ट फूड और एयर दोनों पास करेगा। तो एयर नॉस्ट्रल से एंटर किया, नेजल कैविटी में गया, अब फैरिंक्स में जाएगा। फैरिंक्स के बाद लैरिंक्स, द वॉइस बॉक्स, ठीक है? ये जो आपकी आवाज आ रही है वो यहीं से आ रही है, राइट? इसमें जो कार्टिलेजेस है उनके वाइब्रेशन की वजह से आ रही है। तो फैरिंक्स के बाद लैरिंक्स में जाएगा, ठीक है? लैरिंक्स के बाद जाएगा विंड पाइप में, यानी कि ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक कॉमन टर्म है उस पाइप के लिए जिसके थ्रू एयर फ्लो करता है। कॉमन टर्म फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, ठीक है? लैरिंक्स का गोल होता है, सिलिंड्रिकल ही होता है और थोड़ा पॉइंटेड होता है मेल्स में, बड़े होने पर, राइट? नहीं, अच्छा, डायग्राम पे भी आते हैं, राइट? लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, विंड पाइप। नाउ द विंड पाइप विल डिवाइड इनटू टू, ब्रोंकस, ठीक है? दो ब्रोंकस बनेंगे और वो कनेक्टेड रहेंगे दोनों लंग्स से, ठीक है? और लंग्स के अंदर वो ब्रोंकस ना और डिवाइड करेंगे, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री। ट्री का ब्रांच जैसे डिवाइड करता है, वैसे करते 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 फाइनली वो एकदम थिन हो जाएगा और फिर उस पे उसमें एक एयर सैक, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसको हम लोग एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक बोलेंगे। और यही वो जगह है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के, ठीक है, और वो एयर वापस एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो इतने सारे ऑर्गन्स के साथ साथ लंग्स के जस्ट नीचे एक फ्लैट मसल होता है, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, राइट? और प्लस जो यहाँ पर के हमारे मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स यानी रिब्स के बीच के मसल्स। रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल है ना, दो रिब्स के बीच में, इमेजिन हो पा रहा है? उनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। कोस्टल का मतलब रिब्स, इंटर का मतलब इन बिटवीन, तो रिब्स के बीच के मसल्स को हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है? चारों तरफ, राइट? पीछे नहीं है, पूरा आगे पीछे दोनों साइड, राइट? और रिब केज के अंदर ही हमारा लंग्स होता है, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके हेल्प इन ब्रीदिंग। आई बात समझ में? तो शुरू से क्या क्या हुआ? सबसे पहले नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद देन 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 ब्रोंकस के बाद हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रोंकस का ही वही पतला पतला ब्रांचेज वगैरह। उसके बाद एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स होंगे किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और कौन से ऑर्गन्स बच गए? कौन से मसल्स? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, जिसको एब्स बोलते हैं ना, सिक्स पैक एब्स, वही एब्डोमिनल मसल्स, राइट? ठीक है? इतने सारे ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है? लंग्स दो, लेफ्ट राइट। जो लेफ्ट वाला होता है वो दो लोब्स में डिवाइडेड होता है और राइट वाला तीन लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? इसके अलावा कौन सा वाला लंग्स बड़ा होता है लेफ्ट और राइट में? लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है, ठीक है? और राइट साइड में लिवर भी होता है ना, तो वो लिवर राइट वाले लंग्स को थोड़ा ऊपर खिसका के रखता है डायफ्राम के साथ, ठीक है? तो राइट वाले का पोजीशन लेफ्ट वाले के मुकाबले हल्का सा ऊपर होता है, राइट? और राइट वाला लंग्स ओवरऑल साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है?
कोई दिक्कत? ऐसा ही बना हुआ है, राइट? और एक दो रीजन है, बताता हूँ आगे, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलो नोट करो जल्दी से। I have today is 23 ना? समझ में आया श्रेया? याद भी रहेगा सही में? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल लिख लो। अच्छा स्किन वाला नहीं लिखा है ना, लिख लेना, अर्थ फॉर्म स्किन से करेगा। ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी। आयुष अभी भी नहीं आ रहा है। आयुष आ रहा है? अच्छा हिमांशु कोई दिक्कत? आज कुछ बोल नहीं रहे तुम? हो गया नोट? Put the heading human respiratory system. हाँ लिख लो, अर्थवॉर्म लिख लो। अर्थवॉर्म लीचेज सब स्किन से ही करते हैं। लीचेज जोक। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेलिंग तो पता है क्या? RECE ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? चल सारे ऑर्गन्स का नाम लिख लेंगे तो ऊपर से नीचे सीक्वेंस में खुद से एरो दे देके। अरे जैसे भी लिख ले भाई। ऊपर वाला बी से कुछ बताया था मैंने यार। पेरेंट्स का स्पेलिंग भूल गया? अभी ना फ्री फायर इतना खेलता है कि उसने एक टी शर्ट भी लिया है उसके लिए, है ना? तुम इतना पुराने इतने समय से खेल रहे हो? लिख लिया सर? तो लिखिए सर। 2 दिन से कंगाल हुआ है बक्कल का बेटी। आप तो से बोल के बेटी कहाँ जाएगा बताओ?
नोज सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेसल कैविटी, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, टेल, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्वियोलाई। डायफ्राम में एयर नहीं जाता है सर, वो बस एक मसल है, वो आप अलग से लिख लीजिए। देखो नंबर 1 नॉस्ट्रल्स, इससे जाएगा नेजल कैविटी, देन pharynx, then larynx, then trachea. Trachea is nothing but the windpipe. इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकस सिंगुलर, ब्रोंकाई प्लूरल, 2 ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, इसके जो ब्रांचेज है छोटे छोटे, और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई। ये जो दोनों चीज होंगे ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, दे विल बी इनसाइड लंग्स, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर है, लंग्स 2, एल्वियोलाई, एल्वियोलर्स है। नेसल कैविटी, नेजल कैविटी नहीं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा ना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मसल्स हैं जो इस काम में हेल्प कर रहे हैं। पहला डायफ्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, देन इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स जो आपके एब्डोमेन में है। क्यों, तुम्हारा नहीं है? लैरिंक्स बताते हैं भाई, लेकिन ना अपना वाला निकाल के दिखा दे। चलो चलो नोट करो। ओ भाई, ओ भाई, हो गया। डायफ्राम, जी इज साइलेंट। स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से, खत्म भी नॉस्ट्रल। सर इस बार एक क्लास 2 घंटा का, फिर आखिरी क्लास 1 घंटा, या फिर दोनों 1.5 आज 1.5 घंटे का। सर छुट्टी दे दीजिए। इंटरकोस्टल मसल्स, मसल जो रिब्स के बीच में होता है। देख लो भूल लो। हो गया? नो सर। हो गया? चलो सबका एक एक करके फंक्शन लिखेंगे। पहले, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स देखो। नॉस्ट्रल्स, बोले नॉस्ट्रल क्या करे, क्या फंक्शन है इसका? एयर को एंटर करवाएगा, और नॉस्ट्रल्स में कुछ होता है, हेयर होते हैं, तो वो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोक देगा, और जो छोटे छोटे रहेंगे उनको कौन रोकेगा? म्यूकस, म्यूकस उनको ट्रैप कर लेगा, राइट? करेक्ट। मार भात के साथ। चलो ठीक है, लिखेंगे नेजल नॉस्ट्रल्स। लिखो 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, 2 ही होते हैं ना, सबके पास 2 ही हैं। 2 इन नंबर, कॉमा, they allow the entry of air, they allow the entry of air, they allow the entry of air inside the body, full stop.
they also contain some hair, they also contain some hair follicles, see या hair ही छोड़ दो, they also contain some hair which some hair which help, they also contain some hair which help in filtering out, which help in filtering out larger dust particles, in filtering out large dust particles, in filtering out large dust particles. कोई दिक्कत? ठीक है, that is nasal cavity. और सॉरी हाँ, that is nostrils. अगला लिखेंगे nasal cavity. This is the space, this is the space, this is a space, this is a space, this is a space, this is a space richly supplied, richly supplied का मतलब correct, richly supplied by blood capillaries. capillaries समझते हो क्या होता है कैपिलरी? हाँ, कैपिलरी का मतलब बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स. ठीक है, richly supplied by blood capillaries. दोनों गलत ही बोल रहे हो, एक डबल पी कर दिया, एक सिंगल एल कर दिया. CAPILLARIES, blood capillaries which help in temperature maintenance, which help in temperature maintenance, which help in temperature maintenance of the inhaled air, which help in temperature maintenance of the inhaled air. ठीक है, जो हवा आपने सांस में ली है उसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के जैसा करने में वो हेल्प करता है. फुल स्टॉप. और ये भी लिख लो, inhaled air, full stop. That's why nasal breathing, that's why nasal breathing is better than oral breathing. Oral नहीं, than oral breathing. ठीक है, that's why nasal breathing is better than oral breathing. Full stop. और अगला pharynx. pharynx में लिख लो pharynx में लिख लो, it is the it is a space from where both food and air have to pass. From where both food and air have to pass. This is a space from where both food and air have to pass. Full stop. Would have passed. Food and air. Have to pass. बनाएंगे तुम लोग को थोड़ा तड़पा ले, तरसा ले. फिर नेक्स्ट larynx. देखो इसमें it is a cartilaginous box. It is a cartilaginous box. cartilage पता है ना? Yes, sir. It is a cartilaginous box. That's spelling. It is a cartilaginous box. ब्रैकेट में लिख लो 9 cartilages.
लैरिंक्स में 9 कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। It is a also known as sound box या voice box, as it helps in also known as sound box या voice box, as it helps in producing voice या sound, as it helps in producing sound या speaking. हाँ वो भी, ये जो कार्टिलेजेस है इन्हीं का वाइब्रेशन होगा, ठीक है, फुल स्टॉप. One of the cartilages has the name. One of the cartilages has the name. One of the cartilages has the name. क्या नाम है बताओ, तुम सबको पता है. एपेक्स. एटलस. भाई वो बोन है, कार्टिलेज नहीं है. वर्टिब्रे आर बोन्स, और वो इधर होता है, इधर नहीं. इन 9 कार्टिलेजेस में से आपको एक का नाम पता है, तो बोन है. Hint. You have studied that in digestive system. That should be enough. बस अरे Bonus. Epiglottis. लिखेंगे. Has the name epiglottis. क्या करता है epiglottis? the food from to go in going to the windpipe. करेक्ट. एक ढक्कन है विंड पाइप के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, जो कि फूड को विंड पाइप में नहीं जाने दे. राइट, सो लिख लो. हाँ वो कार्टिलेज होता है. एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेज. किसका नहीं पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में? हाँ तो लिखिए. So has the name epiglottis, which is a flap-like structure. Which is a flap-like structure. Which is a flap-like structure. Which is a flap-like structure, helping in preventing the entry of food, helping in preventing the entry of food into the windpipe, in preventing the entry of food in windpipe. Full stop. windpipe के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस उसके ओपनिंग को बोलते हैं. ग्लॉटिस के जो ऊपर है वो एपिग्लॉटिस. और फूड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? पाइप. गलेट नहीं, फेगस नहीं बोलते. तुम इधर आओ, तुम्हारा वाला ही निकाल के दिखाते हैं, तुमको एकदम भरोसा हो जाएगा. यस. किसको गलेट बोलते हैं बताया तो. गलेट. विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस, फूड पाइप के ओपनिंग को गलेट. ठीक है, लैरिंक्स हो गया. अगला ट्रैकिया. लिखो इसमें. इट इज द विंड पाइप. इट इज द विंड पाइप ट्रैकिया में. यस. हाँ सर. यस.
ठीक है, सो इट इज द विंड पाइप which carries which carries which carries हम तो सुने ही नहीं, तुम बता दिया यार। Which carry which carries the air which carries the air क्या बोले ब्लड नहीं from from atmosphere, from larynx into bronchi. Bronchi is plural, that's it. Bronchi. From larynx to bronchi, full stop. From front फ्रंट से क्या होता है ट्रैकिया के ऊपर? क्या कुछ ट्रैकिया के आगे कुछ होता है क्या? सर्कल बोन, बोन तो होता ही नहीं, कार्टिलेज होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम फ्रंट लिखा ना, कॉमा it has C-shaped cartilaginous rings. C वही C-shaped cartilaginous rings. C-shaped cartilaginous rings, C शेप का, O शेप का नहीं, मतलब पूरा सर्कल नहीं रहेगा, ठीक है। C-shaped cartilaginous rings which prevent it from collapsing, collapsing पिचकने से बचाता है विंड पाइप को। collapse COLLAPSING which prevents it from collapsing, full stop, ठीक है। it also has mucus, वही आप लोग का फेवरेट। ingredient. It also has mucus which traps the inhaled dust particles and microbes. बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेगा। which traps the inhaled dust particles and microbes, full stop. Microbes, कार्टिलेजिनस रिंग्स, वही उसका नाम है, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। कार्टिलेज का बना हुआ रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ट्रैकिया के ऊपर, वो एक तरीके से ना बाहर से पकड़ के रखता है ट्रैकिया को, ठीक है, ताकि वो पिचक न जाए, ठीक है। ब्रॉन्ची नहीं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो पाइप ही है बेसिकली, ठीक है। अब तरसाए नहीं, चलो ठीक है। हाँ डबल दोनों चलता है, डबल आई भी लिखते हैं बहुत ज्यादा। चलो देखो यहाँ पे, हाँ भाई हम ही बताए। अच्छा फूड पाइप इधर होगा कि विंड पाइप इधर होगा, या विंड तुम लोग डिसाइड करो, या किसी का चेक करके देख लिया जाए। भाई ये चेक करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है, ये क्या है तो आगे कौन रहेगा, बात खत्म।
राइट। चलो डोंट डोंट फाइट। ये है आपका विंड पाइप, राइट। हाँ यही है। नीचे वाला ऊपर वाले का बात करें। ठीक है। अब ये देखो, ये जो ट्रैकिया है विंड पाइप, ये दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, अब ये और डिवाइड होंगे, राइट, के अंदर लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे डिवाइड करते हैं ना, वैसे बहुत प्रोफ्यूज डिवीजन होगा। हाँ भाई, लंग्स के अंदर, बाहर थोड़े करेगा, लंग्स अभी आ जाएगा। बहुत सारा होता है, मतलब ये एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक डिवाइड करता जाता हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. Saliva के अंदर भाई उसमें देखने के लिए ना सिर्फ माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए होता है यार, कुछ और भी चीजें चाहिए होती है। सलाइवा नहीं देखा है कभी, किसी भी चीज ठीक है। इस तरीके से ब्रोंकस डिवाइड करेगा, और ये है हमारा लंग्स। ये लेफ्ट है या राइट है? ये दिस इज लेफ्ट, लेकिन ये जिसका भी लंग्स है वो इस पोजीशन में है ना, सो राइट नाउ दिस इज राइट। आपका लेफ्ट है, मेरा राइट है, ठीक है। सो दिस इज राइट लंग्स। कौन सा पढ़ा बताया था मैंने, राइट या लेफ्ट? राइट। अब ये लंग्स यहां तक नहीं होता है, ये बस मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये माउथ का लेवल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लंग्स माउथ तक रहता है, ये बस डायग्राम में बन गया। ये इसको थोड़ा अच्छा से बनाए तो सर ये ना और इसी को फिश ना बोलता है मूर्ति को। सर इससे फोटो खींचते हुआ चिपका देते बन जाता। डायग्राम दैट ठीक है। दिस इज लंग्स, राइट वन, एंड दिस साइड लेफ्ट वन, ठीक है। अभी देखो, लेफ्ट साइड में हमारा हर्ट होता है ना, होता है नहीं होता है? नहीं होता है। हमारा हर्ट सेंटर में होता है, वो लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, राइट। तो कोई पे लोग राइट साइड ओह अच्छा, ठीक है। लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, तो उसका जो टिप है ना, हर्ट का जो टिप है, राइट, उसको एडजस्ट करने के लिए ना लेफ्ट वाले लंग्स में एक गड्ढा होता है छोटा सा, ठीक है। लेफ्ट वाले लंग्स में एक छोटा सा गड्ढा होता है, राइट, और उस गड्ढे को हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक यानी हर्ट, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो नॉच है उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। और ये एक वाला क्या चीज है, ये क्या है, जैसे डायफ्राम, नीचे में एक मसल होता है, हालांकि मसल इतना सीधा नहीं होता है, ये कुछ ये ऐसा होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेंगी रिंग्स, रिब्स नहीं, रिंग्स, सी शेपेड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। और ये जो ब्रोंकस डिवाइड किया है ब्रोंकियोल्स में, इसी के लास्ट में मिलेगा एल्वियोलर सैक्स, ठीक है, या एल्वियोलाई। आई बात समझ में, ये सब एल्वियोलर सैक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। ब्रोंकी ये ब्रोंकियोल, ये सब जो इसका ब्रांचेज है, करेक्ट। तो हम अमीबा भी दिखा दे तुमको यहाँ पे, मैं दिल्ली भी दिखा देंगे। ठीक है ना। इसको नोट करो और खुद से लेबल करो, मैं चेक करूंगा। अरे हाँ वही है, अब हम उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर सकते ना आपके जैसे। खुद बनाया। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
बुक से देख ब्रोंकस, ये दोनों। वो तुमको क्या लगता है ऊपर वाला माउथ होगा नीचे वाला नोज होगा, है ना? बीच तो वाला पूछ क्यों रहा है? वही तो भाई। हाँ भाई, अरे हाँ भाई, तो चलो 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 नोट करो जल्दी से। छह बजने वाला है। फिजिक्स 11 मिनट ऐसा लगा रहे हैं। जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। नोट हो गया, करो। एक ही साइड लंग्स है तुम्हारा। भाई इतना भी जल्दी नहीं है, चंद्रयान 2 अभी लैंड नहीं किया होगा। हाँ सॉरी 3, माय मिस्टेक। अच्छा मैंने क्या गलत बोला, 2 ने लैंड नहीं किया होगा। ब्रोंकिल, ब्रोंकाई होता है भाई। ठीक है, तुम ब्रोंकियोल जिसको बोले हो वो एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलाई है, वो लैरिंग्स है, और फेरिंग्स का यही स्पेलिंग होता है। सेटल, नाक तोड़ दिया तुम्हारे। मेरे भी डायग्राम हम लगे लाइट की बात कर वीडियो में पड़ेगा लाइट कट गई है यार। लाइट ही बंद कर दी। पंखा चल रहा था यार। माइक्रोस्कोप देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया नोट। ये जो माइक्रोस्कोप है ये ना थोड़ा पुराना टाइप वाला है। हाँ ठीक है, दिखा दूंगा, डोंट वरी। हम बहाना नहीं मार रहे नहीं दिखाने के लिए, राइट? बट हाँ ये थोड़ा पुराना टाइप वाला है। ऐसा माइक्रोस्कोप मैं एक ही बार यूज किया हूँ। जीरो। तो तुम जिसके बारे में बोल रहे थे ना कि राइट साइड में होता है, ये किसका है? गुड पाइप होता है। चलो अभी मैं लगाता हूँ। हाँ सर लीजिए सर। अरे इट वोंट वेट फॉर योर डायग्राम यार। पास मेरा दोस्त बोल रहा है